एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इस अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुसूची में कौन से विषय दिए गए हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमारा हो जाना चाहिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस लागू होने के वक्त हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब उसके बाद जो अलग अलग समय पर जो भी संविधान संशोधन हुए, जो हमारी जरूरतें हुई, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें 4 और अलग अलग अनुसूचियां जोड़ दी गई। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ हमारा शेड्यूल्स हो जाता है, जो वो हो जाता है 12। तो अभी हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। और इसी 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रिक है हमारा। ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो है, इस ट्रिक के माध्यम से अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो 12 हमारे जो शेड्यूल्स हैं उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टी से देखते हैं। टी से क्या होगा हमारा? टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी। टेरिटरी, टी से टेरिटरी होगा, यानी कि इसमें क्या मेंशन किया गया है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र, इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। जैसे कि भारत में 28 स्टेट है और 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इन सभी के बारे में जो चर्चा किया गया, इन सभी के बारे में जो मेंशन किया गया है, वो किसमें किया गया है? फर्स्ट शेड्यूल्स में, प्रथम अनुसूची में किया गया। तो प्रथम अनुसूची को हम लोग टी फॉर टेरिटरी करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ई। ई से क्या हो जाएगा हमारा? एमोलमेंट्स। एमोलमेंट्स क्या होगा? तो इसमें जितने भी हमारे जो राजनीतिक जो हमारा व्यवस्था है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो भी विभिन्न अधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या उनको राज्यसभा का सभापति भी कह सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर, ये उसके जो डिप्टी स्पीकर होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, वो होंगे। उसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति, गवर्नर हो जाएंगे हमारे, जो हमारा कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है, उनका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इन सभी का जो वेतन और भत्ता यानी कि इमोलमेंट्स, उनको किस तरीके से दिया जाएगा, उनका वेतन भत्ता, उनको किस तरीके से सैलरी, उनको अन्य जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उन सारी चीजों के बारे में सेकेंड शेड्यूल में चर्चा की गई है। और वो जो वेतन और भत्ते होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमोलमेंट्स। तो ई से इमोलमेंट्स हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये सेकेंड शेड्यूल हमारा हो गया। थर्ड शेड्यूल क्या हो जाएगा हमारा? एफर्मेशन। ए फॉर एफर्मेशन। अब जो राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, या फिर जो विभिन्न जो मंत्री होते हैं, ये सारे लोग जो शपथ लेते हैं, तो इन शपथ लेने के बारे में किस चीज में मेंशन किया गया है? थर्ड शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में। और यही जो एफर्मेशन है, ओथ ऑफ एफर्मेशन, यानी कि जो शपथ लिया जाता है, उस शपथ के बारे में किस चीज में चर्चा किया गया है? एफर्मेशन के बारे में। तो थर्ड शेड्यूल में हमारे में चर्चा किया गया है। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है तीसरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। थर्ड जो अनुसूची हमारा, तीसरी जो अनुसूची है उसके तहत। फोर्थ में क्या है? आर फॉर राज्यसभा। आर से क्या हो जाएगा हमारा? राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है? तो जो हमारा 28 स्टेट हो गया, या फिर 8 जो अलग अलग जो यूनियन टेरिटरी हो गया, इन सब का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, इनका जो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इन रिप्रेजेंटेशन के बारे में फोर्थ शेड्यूल में चर्चा की गई है कि बिहार से कितने लोग राज्यसभा के लिए चयनित होंगे, यूपी से कितने लोग चयनित होंगे। इस तरीके से जो अलग अलग जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में फोर्थ शेड्यूल में चर्चा किया गया। और इसको हम लोग आर से राज्यसभा याद रख सकते हैं। फिफ्थ जो हमारा है वो है एस। जो पांचवी अनुसूची हमारी वो है एस से है। और एस से क्या होगा? शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब। जो अनुसूचित जो क्षेत्र होंगे और अनुसूचित जनजाति होंगे, इन सब के ऊपर किस तरीके से शासन किया जाएगा, इन सब के ऊपर, इन सब के लिए जो शासन व्यवस्था है, उसके बारे में मेंशन किया गया हमारे फिफ्थ शेड्यूल में। पांचवी अनुसूची में जो है वो मेंशन किया गया है। और इसी एस से शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब, एस से शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अनुसूचित जो क्षेत्र होंगे और अनुसूचित जनजाति होंगे पूरे देश में, इनकी जो शासन व्यवस्था होगी, इनके लिए किस तरीके से शासन व्यवस्था किया जाएगा, इसके बारे में मेंशन किया गया हमारे पांचवी अनुसूची में, फिफ्थ शेड्यूल में।
अब आ जाते हैं सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में क्या है, तो हम लोग ओ से इसको डिनोट करते हैं। ओ मतलब अदर देन फिफ्थ। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जो शासन व्यवस्था है, जिनमें जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति हैं, उनका जो देखभाल होता है, उनके ऊपर जो शासन व्यवस्था होती है, वो पांचवें शेड्यूल के अंतर्गत, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है। और उन सभी एरियाज यानी कि अदर देन फिफ्थ, पांचवें शेड्यूल के बाद जो राज्य बचते हैं, उनके बारे में छठी अनुसूची यानी कि सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन चारों स्टेट्स के नाम इंपॉर्टेंट है। पहला असम हो जाएगा हमारा, पहला स्टेट, पहला राज्य असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को छोड़ के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां की शेड्यूल एरियाज यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो शासन व्यवस्था है वो पांचवें शेड्यूल में है, पांचवी अनुसूची में है। लेकिन इन चारों राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में ओ यानी कि सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है, छठी से अनुसूची में मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से यहां तक क्लियर हुआ। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं एफ। एफ क्या हो जाएगा, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जो सातवीं अनुसूची है हमारी, सेवेंथ शेड्यूल है, इस सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो संघीय शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच, तो इसमें कभी कभी सेंटर स्टेट रिलेशन भी लिख देता है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो फेडरल डिवीजन यानी कि संघ शक्ति का जो बंटवारा होगा, इसके बारे में कहां मेंशन किया गया है, तो सेवेंथ शेड्यूल में, सातवीं अनुसूची में। तो एफ से फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्या हमारा ओ। अब ये ओ आ जाता है आठवीं अनुसूची में। ये आठवीं अनुसूची में क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कार्यकारी जो भाषा है, इसके बारे में मेंशन किया गया हमारे आठवें अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में हमारे मेंशन किया। और इसमें कितने लैंग्वेज हैं, तो टोटल 22 लैंग्वेज, 22 जो हमारी कार्यकारी भाषा, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसके बारे में मेंशन किया गया हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में। तो हमारे संविधान में जब स्टार्टिंग में था तो 8 ही अनुसूची थे। अब उसके बाद जो 4 अनुसूची नए नए जोड़े गए। सबसे पहला जो जोड़ा गया वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार के बारे में चर्चा की गई। एल, ये 1951 में आया था। 1951 में पहले संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। और इसी के तहत लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार से संबंधित जो भी प्रावधान थे उसके लिए 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया। अगला क्या है हमारा डी, यानी कि 10th शेड्यूल जो है वो डिफेक्शन से 1985 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया यानी कि दल बदल कानून लाया गया। और इस दल बदल कानून के तहत अगर जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो लोग जाते तो उनकी जो सदस्यता होती थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता था, उनकी जो सदस्यता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। और इसी कानून के तहत, इसी कानून को 10वीं अनुसूची में रखा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहते हैं। तो डी से डिफेक्शन भी हो जाएगा और हिंदी में भी इसको दल बदल कह सकते हैं डी से। तो 1985 में यह आया था, राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची 11th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पी है। और पी से हम इसको याद रख सकते हैं क्या, पंचायत। जो पंचायती राज के बारे में जो हमारे संविधान में जो इंक्लूड किया गया है उसके लिए भी 11वीं अनुसूची, इसको एक अलग से अनुसूची दिया गया। और इसमें टोटल जो लिस्ट दिए गए हैं ये 29 इसमें विषय हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पंचायती जो राज है, पंचायती राज जो है 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची के तहत, तो उस 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 इसमें सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में इसको लाया गया था। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को एक तरीके से संवैधानिक अमला दिया गया। और लास्ट जो हो जाता है हमारा 11th शेड्यूल, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एम क्या है, एम से म्यूनिसिपैलिटी, जो अर्बन लोकल, ये तो क्या हो गया लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो ग्रामीण स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट हमारा जो हो जाएगा वो। और ये क्या हो जाएगा, शहरी जो लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, उसके बारे में चर्चा की गई है म्युनिसिपैलिटीज के तहत। म्युनिसिपैलिटीज ये किस में आ जाएगा हमारा
12th शेड्यूल में। और इसको भी, ये हमारा पंचायत आया था 73वां संविधान संशोधन, और ये भी आया था 74वां संविधान संशोधन के तहत सेम ईयर में 1993 में। तो 1993 में दो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए, 73वां और 74वां। 73वां के तहत पंचायती राज और 74वां के तहत म्यूनिसिपैलिटीज, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट और ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये ग्रामीण स्तर पर हो जाएगा पंचायती राज, ये शहरी स्तर पर म्यूनिसिपैलिटी जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 12 जो हमारे शेड्यूल्स थे, 12 शेड्यूल्स यानी कि 12 अनुसूचियों के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से इसको देखा। इससे आगे के जो भी प्रोविजंस होंगे, जो भी वीडियो होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।